नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत समय बाद मिलना हुआ। तो देखो, हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 16 को डिस्कस किया था, जो कि लाइट है। अब हम इसकी एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि मान लो आप एक डार्क रूम में जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। जो डार्क रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, क्या आप उनको देख पाएंगे। और फिर ये पूछता है कि क्या आप उन ऑब्जेक्ट्स को रूम के बाहर देख पाएंगे। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा कि हम जो हैं, आपने एक फिनोमिना पढ़ा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना, फिनोमिना देखा था एक, कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है देन द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल। अब यहाँ पे डार्क रूम के अंदर ऑब्जेक्ट पर लाइट नहीं पड़ रही है, तो वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन रूम के बाहर उन पर लाइट पड़ रही है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। और फिर पूछता है क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीनिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की फेलियर। देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था कि एंगल आई एंगल आर इक्वल होता है, तीनों एंगल्स जो हैं सेम प्लेन में होते हैं, तो क्या वो फेल है यहाँ पे। तो देखिए डिफरेंस, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो शाइनी और स्मूथ सरफेस के कारण होती है, लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो बिना पॉलिश वाले और रफ सरफेस से होती है, ठीक है। अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसके अंदर, वो हर एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बट इन डिफ्यूज रिएक्शन देट आर नॉट पैरेलल। देखिए क्या होता है, स्मूथ सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, उसके ऊपर एक ही एंगल से अगर इंसिडेंट रेज पड़ती है नॉर्मल का, तो वो जो है रिफ्लेक्ट होती हैं और एंगल सेम रहने के कारण पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण जो उसके अंदर क्या होता है, जो सरफेस है वो रफ होता है। और आपने रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स वाला चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हमने देखा था फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर छोटी छोटी बैरियर्स बने होते हैं, ठीक है। तो उस कारण से वहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। आगे देखो, हमें क्या कहता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया। ये इस कारण से है क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अंदर इरेगुलरिटीज जो हमने बोला, ठीक है। तो जैसे कार्डबोर्ड है, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा ऊपर से, जिस कारण से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। देखो, बताना क्या है कि रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सी रिफ्लेक्शन होगी जब एक लाइट की बीम स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और किससे, वो हम यहाँ पे नीचे दिया। देखो, सबसे फर्स्ट पूछा गया है कि पॉलिश्ड वुडन टेबल है, एक वुडन टेबल है, पॉलिश हुआ है, अगर उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। रेगुलर क्यों हुई, क्योंकि पॉलिश होने के कारण वो क्या है, प्लेन सरफेस है। चॉक पाउडर में क्या होगी, डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज क्यों हुई, क्योंकि चॉक पाउडर स्मूथ नहीं होता। थर्ड पूछता है कार्डबोर्ड सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इरेगुलरिटीज हैं, रफ सरफेस है। आगे पूछता है मार्बल का फ्लोर है और उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, रेगुलर होगी, क्योंकि जो पानी गिरने के कारण क्या हो गया, वो प्लेन हो गया। मिरर दैट इज ऑल्सो प्लेन, स्मूथ, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। और लास्ट जो पूछा है पीस ऑफ पेपर, वो उसके अंदर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि जो पेपर है वो स्मूथ नहीं होता, रफ होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो हमारे लॉ आते हैं। फर्स्ट कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, कि जिस एंगल से हमारी लाइट स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से, नॉर्मल से, जो उसी एंगल से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये तीनों सेम प्लेन में होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है, किस लिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो है सेम प्लेन, जो हमारी सेकंड लॉ है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एक्टिविटी दिखानी है। तो देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिरर लिया और नॉर्मल बना के इंसिडेंट रे करवाई और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमने बस एक्टिविटी शो कर दी। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंसिडेंट रे पड़ रही है नॉर्मल पॉइंट पे, वहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना
और हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकली, वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे सेम प्लेन के अंदर बन रहे हैं। ओके, 6 क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक टाइप है। देखो इसमें फर्स्ट आपका क्या है, ए पर्सन 1 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक पर्सन है जो प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है। सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, तो वो अपनी इमेज से 2 मीटर की दूरी पे दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड पूछता है कि इफ़ यू टच योर डैश ईयर, अगर आप अपने डैश ईयर को टच करके हैं अपने राइट हैंड से, ठीक है, प्लेन मिरर के फ्रंट में, तो मिरर में आपको दिखेगा कि आपका राइट ईयर टच हुआ है, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, यहाँ पे आपका ना जो सेकंड फिलअप्स है, इसके बाद लास्ट में विद के बाद डैश शो नहीं किया गया, यहाँ पर भी डैश आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम अगर हमारे लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से टच करते हैं, अब प्लेन मिरर हमें कैसी इमेज देता है, वर्चुअल देता है, वर्चुअल इमेज मिलती है, जिस कारण से क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि लेफ्ट ईयर है वो राइट ईयर दिखाई देगा, राइट हैंड था वो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। थर्ड क्वेश्चन है कि जो प्यूपिल का साइज होता है वो कैसा हो जाता है डिम लाइट में, लार्ज हो जाता है। लार्ज क्यों, क्योंकि इसको लाइट ज़्यादा चाहिए, और जो अगर हम बहुत ज़्यादा रोशनी में जाएंगे तो उसका साइज हो जाएगा कम, क्योंकि उसको कम रोशनी चाहिए। नेक्स्ट फिलअप आता है कि नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स दैट रोड्स इन देयर आइज, देन रोड्स इन देयर आइज। जो नाइट बर्ड्स होते हैं, रात के बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर कोन्स जो है ना वो कम होते हैं रोड से, कोन्स जो हैं वो रोड से कम होते हैं। रोड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उनको लाइट की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लाइट की अमाउंट चाहिए बिकॉज इन नाइट। ठीक है ना, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब ये बात जो है हमेशा होगी, कभी कभार होगी, कभी भी नहीं होगी, या फिर स्पेशल कंडीशन में होगी। तो देखो भाई ये आएगा ऑलवेज, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमेशा ही इक्वल आएंगे। ठीक है, हमारा 8th क्वेश्चन है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है, देखो अभी हमने बात की थी वर्चुअल होगी। वर्चुअल यानी कि एक ऐसी इमेज जो रियल में नहीं बन रही है, रियल में इमेज नहीं बनती, वो एक जब उसकी लाइट पड़ती है ना तो उसकी बैकवर्ड, ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे जब मिरर की रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल के साथ साथ जो मिरर इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, और हमारी इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की, बिकॉज ऑफ द प्लेन मिरर। तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमने कैलेडोस्कोप बनाने का जो डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन। देखो कैलेडोस्कोप क्या होता है, कि डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। इसके अंदर 3 लॉन्ग और नैरो स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं प्लेन मिरर की, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उनको 60 डिग्री पे इंक्लाइन किया जाता है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, और फिर उससे क्या किया जाता है, एक ट्यूब के अंदर फिट कर दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो ट्यूब का वन एंड है उसके ऊपर लगा दी कार्डबोर्ड की डिस्क, डिस्क के बीच में कर दिया एक छोटा सा होल, और जो अदर एंड है वो क्या करेगा, मिरर को टच करेगा। प्लेन ग्लास प्लेट जो है आपने क्या करनी है, उसके ऊपर लगा देनी है। फिर क्या करना है, उसके ऊपर आपने बैंगल्स का जो पीसीज हैं वो रखने हैं। ठीक है, और ये जो एंड है ट्यूब का, आपने इसको क्या कर देना है, ग्राउंड ग्लास प्लेट से कवर कर देना। देन यू कैन सी मल्टीपल डिजाइंस इन द कैलेडोस्कोप। ठीक है ना, अच्छे अच्छे डिजाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए, आपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो ये हमने वैसे चैप्टर में भी किया था, तो अभी देख लीजिए यहाँ पे, ये आपकी रियल आई है। ओके, इस रियल आई के अंदर ये हमारा जो ब्लैक वाला पार्ट है ये है प्यूपिल, इसके साइड्स में आइरिस, और ये हमारा स्क्लेरा। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ से देखें तो हमारी ये आई जो है हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप की होती है। इसके अंदर जो हमारा ये बाउंड्री है दैट इज कॉर्निया, जो हमारा बीच का लेंस है दैट इज आई लेंस, जो हमारे पीछे नर्व्स हैं दैट आर ऑप्टिक नर्व्स,
जहाँ पर हमारे इमेज बनती है आई के अंदर कहीं पे तो इमेज बनती है, वो इमेज कहाँ बनती है? ऑन द रेटिना। जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो क्या करेंगी? लेंस के साइज को कंट्रोल करेंगी। फोकल लेंथ, अब ऑब्जेक्ट है, अब दूरी पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी पास आ रहा है, तो हमारी आइज़ कैसे मेंटेन करती हैं? आपने कभी सोचा है कि देखो कोई ऑब्जेक्ट है वो मेरे बहुत पास भी है और कोई ऑब्जेक्ट मेरे बहुत दूर भी है, हमारी आइज़ कैसे मेंटेन कर लेती हैं? ड्यू टू द सिलियरी मसल्स जो आई लेंस को मेंटेन करती हैं। फिर आ गया आइरिस। आइरिस क्या करेगी? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगी, कितनी लाइट हमारे अंदर जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। गुरमीत जो है एक एक्टिविटी करना चाहती है लेज़र टॉर्च का यूज़ करके, तो उसकी टीचर एडवाइस करती है उसको कि वो ऐसा ना करे। तो आप क्या बता सकते हैं कि टीचर ऐसी एडवाइस क्यों दे रहे हैं? देखो टीचर ने गुरमीत को एडवाइस दी कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि जो लेज़र लाइट है वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती है और हमारी आइज़ में परमानेंट डिफेक्ट, मतलब परमानेंट डिफेक्ट की एक आई ब्लाइंडनेस भी आ सकती है हमें इसके कारण। जो हमारी आई साइट है वो भी जा सकती है अगर हमारी आंखों में डायरेक्टली लेज़र लाइट मारी जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया एक्सप्लेन करो किस तरह से हम अपनी आंखों का ध्यान रखें। देखो आंखों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? पढ़ते या लिखते समय हमेशा स्ट्रेट बैठो। अगर आपको डॉक्टर कहता है मान लो आपकी आई साइट वीक हो गई है तो स्पेक्टिकल जितने नंबर का आपका है उसका यूज़ करो। आंखों को डेली आपने वॉश करना है, सन पे डायरेक्टली नहीं देखना, प्रॉपर लाइट के अंदर पढ़ना है। दीज आर द सम मेजर्स दैट शुड बी फॉलो। ठीक है, 13th क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक रे का, और देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है 90 डिग्री है इंसिडेंट रे पे, तो आपने बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? 90 डिग्री। अब हमें पता है कि जो रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो क्या हुआ? 90 डिग्री। एंगल आई प्लस एंगल आर 90 डिग्री। अब हमें पता है कि जो एंगल आई होता है वो आर के इक्वल है, आर के इक्वल है। आर के लिए आई लिख दूंगा, तो उधर 90 से डिवाइड होगा और 45 आ जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारा देखो, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। देखो मैंने ना 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स रख दिए, आमने सामने रख दिए। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें, अब मैंने उनके बीच क्या रख दिए? कैंडल रख दी। तो ये पूछता है कि कितनी इमेजेस बनेंगी। देखो अगर ऐसा किया जाता है तो मल्टीपल एंड इन्फिनाइट अनगिनत इमेजेस बनेंगी। क्यों बनेंगी? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, लाइट इधर से उधर स्ट्राइक होगी, उधर से इधर स्ट्राइक होगी। ठीक है, अब जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो बनेंगी जब 2 पैरेलल मिरर्स को पैरेलल रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 15 2 मिरर्स मेड एट राइट एंगल। 2 मिरर हैं, राइट एंगल मेड करते हैं एज शोन इन फिगर। तो एक रे ऑफ लाइट जो है एंगल ऑफ 30 डिग्री पे इंसिडेंट है। ठीक है, तो आपने रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है। नथिंग, आपने यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की 30 एंगल की बनेगी, 30 डिग्री की ही बनेगी। अब अगर हमारा ये 30 डिग्री है, अब ये और ये जो है ये पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे? बिकॉज ये हमने नॉर्मल ड्रॉ की है और ये परपेंडिकुलर ज्वाइन किया है। ओके, राइट एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर ज्वाइन किया है। अब हमें पता है कि जो एंगल होते हैं ना ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स दैट आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल, मैथ में पढ़ा होगा। तो ये हमारा एंगल कितने का हो गया? 30 डिग्री का। अब जो नॉर्मल से लेके प्लेन मिरर का एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। अब वो 90 डिग्री का होता है 30 का, तो ये बीच वाला कितने का आ गया? 60 डिग्री का। तो अनदर मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितने का बन गया? 60 का। तो रिफ्लेक्शन का भी 60 का। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए साइंस के अंदर भी, फिजिक्स तो सारे ही मैथमेटिक्स है। अच्छा जी, देखो अब 16 क्वेश्चन क्या कहता है, बूझो स्टैंड्स एट ए। बूझो ए पॉइंट पे खड़ा है प्लेन मिरर के साइड में। ठीक है, तो क्या वो अपने आप को मिरर में देख सकता है या फिर पी क्यू आर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज देख सकता है? सो अपने जो ही कैन सी इमेजेस ऑफ एट पी बट नॉट ऑफ क्यू एंड आर। जो पी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज देख लेगा क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे हुई यहाँ पे और यहाँ पे उसने देख लिया। लेकिन जो क्यू और आर की इमेजेस हैं वो नहीं देख सकता, ना ही वो खुद को देख सकता। ओके, 17th क्वेश्चन देखो,
फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन। ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने पोजीशन बतानी है कि इमेज कहाँ बनेगी। अब बताओ, क्या जो ये ऑब्जेक्ट है पहेली देख सकती है बी पॉइंट पे? क्या बूझो देख सकता है सी पॉइंट पे? और अगर पहेली बी से सी पे जाती है तो ए की इमेज कहाँ पर बनेगी? देखो, अब फर्स्ट क्या है हमारा, क्या पूछा है? इमेज की फॉर्मेशन। तो आप देखो यहाँ पे जो मेरी रेज है, आपने इस तरह से डायग्राम बना देना है। डायग्राम बना दिया और आप यहाँ से देखिए दोनों जो हैं देख पा रहे हैं। तो इससे हमारा बी और सी का भी आंसर आ जाता है कि बूझ पहेली बी पॉइंट पे देख सकती है और बूझो सी पॉइंट पे, दोनों देख सकते हैं इमेज को। बट अब कहता है कि अगर पहेली बी से सी पे गई तो क्या इमेज में एक डिफरेंस होगा? देखो, ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है, ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है। पहेली बूझो ने अपनी जो प्लेस हैं उनको इंटरचेंज किया है, तो ऑब्जेक्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इमेज पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जब बूझो सी पॉइंट से देख सकता था तो पहेली भी देख पाएगी। सो कोई भी चेंज जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो ये हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।